नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी मौसम बदलता है तो कई तरीके की तकलीफ लेके आता है। ख़ास तौर पे जब गर्मियों का मौसम आता है तो इतनी तेज़, अपने प्रदेश की बात करें तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो कई तरीके की तकलीफ़ें जिसमें लू लगना, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, पर इसके अलावा इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। इसीलिए गर्मियों को अनहेल्दी सीज़न कहा जाता है। और जो विंटर्स होती हैं, हालांकि उसमें भी कुछ तकलीफ़ें बढ़ती हैं, पर फिर भी उसको हेल्दी सीज़न कहा जाता है। और गर्मी के अंदर ख़ास तौर पर अगर बात करें अपने बॉडी टेम्परेचर को लेके एकदम जो बढ़ जाना या हीट स्ट्रोक जिसको आम शब्द में कहा जाता है, या लू लग जाना, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर घनश्याम मीणा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद विभाग में कार्यरत हैं। डॉक्टर मीणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि बॉडी का एक सिस्टम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का, और टेम्परेचर जो रेगुलेशन होता है वो लोगों को लगता है बस गर्म हो गया, पर सारा कंट्रोल एक्चुअली ब्रेन के थ्रू होता है। और ब्रेन के थ्रू कंट्रोल के अंदर जब वो सिस्टम पूरा हिल जाता है तो हीट स्ट्रोक हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक तो आमतौर पे बुखार होना अलग बात है, पर हीट स्ट्रोक का मतलब है कि अपना जो होम्योस्टेसिस या टेम्परेचर जो कंट्रोल है वो बिल्कुल आउट हो जाता है और ब्रेन से उसका एक तरीके से कंट्रोल टोटल ख़त्म हो जाता है। तो एक जो व्यक्ति को, जिसको अपन बोलते हैं लू लग गई, एक्चुअल के अंदर लू लगना होता क्या है? बुखार आना अलग बात है, लू लगना अलग बात है। एक्चुअली लू लगना होता क्या है? आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने पूछा कि लू लगना होता क्या है, एक्चुअली में इसके जो सिम्टम्स हैं, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में विशेष रूप से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो नौतपा चल रहा है और 2 जून तक चलेगा, तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि तेज़ फीवर होता है और सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं इवन, और जो मूत्र कक्ष, आयुर्वेद की भाषा में अगर मैं कहूँ तो मूत्र कक्ष मतलब यूरिन बहुत ही कम आता है या कि नहीं आता है, और ऐसी अजीब सी थकावट होती है और आँखों में जलन होती है। और विशेष रूप से मैं आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में, जो प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि बहुत पहले डॉक्टर साहब एक बहुत ही महान दार्शनिक हुए हैं, डेसिडेरियस एरास्मस। हाँ जी। उन्होंने 1000 साल पहले एक बहुत ही मार्के की बात कही थी कि बचाव इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुरानी कहावत है। हाँ जी। बहुत पुरानी कहावत है कि हम हमारे स्वास्थ्य के इर्द गिर्द कुछ ऐसा कवच तैयार करें जो हम बीमार पड़े ही नहीं। बिल्कुल सही बात भाई, है। जो हम बीमारियों से दूर रहें। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं विशेष रूप से वो इस बात पर बल देते हैं, और आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, कि हम बीमार ही, व्यक्ति को बीमार ही नहीं पड़ने दें। तो जैसा आपने पूछा कि लू लगती है और विशेष रूप से इन दिनों में, तो उसके क्या जो है हम उपाय कर सकते हैं, कैसे हम उनका बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हम ये ध्यान रखें कि जैसे 12 और 4 बजे के बीच में, चाहे आप ऑफिस में हैं या फिर आप घर में हैं, तो बाहर निकलना अवॉइड करें। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। फिर दूसरा, अगर ज़रूरी काम से आपको निकलना है तो फिर हम कॉटन के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, और जो भी कपड़े, आजकल क्या फैशन सा हो गया है, थोड़ा सा टाइट हम जैसे कपड़े पहनते हैं तो थोड़े कंफर्टेबल हों वो कपड़े, लूज कपड़े पहने। हाँ, लूज कपड़े पहने। और फिर घर से निकलते वक्त हम कुछ खाली पेट नहीं निकले, हाइड्रेटेड रहे। बिल्कुल हाँ। सही बात। डॉक्टर मीणा, जैसे अपन कहा जाता है कि नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सेंटीग्रेड समझ में आता है। जी। लू जब लगती है या हीट स्ट्रोक जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि 104 का टेम्परेचर अपन बिल्कुल क्रॉस कर जाते हैं जी। और 104 का एक बार टेम्परेचर अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता, जो अपन सोचते हैं चीज़ें। ये जो आपने बात की, बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि जब अपन धूप से में निकलें तो कवर्ड रहें। अब बात आती है, अपना जो प्रदेश है उसके अंदर तो ज़्यादातर ड्राई हीट है, बिल्कुल गर्म।
पर बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ह्यूमिड एयर ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी के अंदर ये भी कहा जाता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि आपका पसीने भी नहीं आने देती। पसीना भी एक तरीके से प्रोटेक्टिव फिनोमिनन है कि बॉडी को कूल रखता है। कि ये जो कपड़े की आपने बात की, जैसे कि कॉटन का कपड़ा पहने और थोड़ा सा लूज़ पहने, जी, आम लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा कवर्ड रहेंगे इतना ज़्यादा गर्म रहेंगे, तो बिल्कुल ये एक तरीके का मिथ ही मानूँ। आपका क्या मानना है कि अगर एक आदमी है जो कि बिल्कुल कम कपड़े पहन के जा रहा है, एक आदमी है कि पूरा कवर्ड होके जा रहा है, पूरा कवर्ड तो लोग सोचते हैं सर्दी में करा जाता है, गर्मी में किस बात का, गर्मी में तो खुल के जाए, क्या मानना है आपका? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब पूरे कवर्ड से ये नहीं है कि आप भारी सिंथेटिक जो नहीं, है लूज कॉटन ही पहने, कॉटन पहने आप, लेकिन पूरी तरीके से कवर्ड रहे, और विशेष रूप से सर और जो कान होते हैं इनको हम ढकें, और पर्याप्त मात्रा में हम तरल पदार्थ लें जितना हो सके, जैसे नारियल का पानी है ये ले सकते हैं। और विशेष रूप से अभी जैसे गांव में, आपने गांव की ग्रामीण अंचल की बात की, तो वहाँ पर जैसे घर से निकलते हैं तो छाछ का प्रयोग करते हैं जिसको तकरे हम कहते हैं, जौ की जो राबड़ी है जिसको गुली कहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, वो आपको जो है बहुत ही ठंडक प्रदान करती है। और विशेष रूप से सौंफ का पानी है, पानी आप साथ में कैरी कर सकते हैं कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो। कहने का मतलब है कि हम डिहाइड्रेट रहें तो पर्याप्त पानी की जो पर्याप्त मात्रा अगर शरीर में होगी तो हम इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। और अपने यहाँ का तो कल्चर के अंदर जो साफ़ा है वो खुद भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो लूज़ भी होता है, कवर्ड भी रखता है, और जैसे आपने बताया कि कान तक अगर कवर्ड रहते हैं तो बहुत इसमें फ़ायदा रहता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये लाइव प्रोग्राम है, और आपके प्रश्न हीट स्ट्रोक या लू से संबंधित कोई भी हो डॉक्टर मीना से पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, 0141 270 4999 एंड 270 4098। लू, हीट स्ट्रोक या इसमें किस तरीके से बचाव रखें, क्या क्या घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आयुर्वेद के हिसाब से डॉक्टर मीना आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपन को प्रोटेक्शन रखना चाहिए। एक आता है कि गर्मियों के मौसम के अंदर कहा जाता है कि आप प्याज खाओ, आप कैरी की छाछ पियो, कैरी पन्ना पियो। ये प्याज का कॉन्सेप्ट किस तरीके का है? क्योंकि एक तरफ ये भी होता है कि गरिष्ठ जो भोजन होता है, प्याज लहसुन, मतलब वो कम खाना चाहिए और आपको एसिडिटी करता है, एक तरीके से गर्माहट लेके आता है। और वही गर्मी के अंदर जो प्याज जो है अपन कहते हैं कि लू से बचाता है, तो प्याज एक्चुअली किस तरीके से काम करता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएँ होती हैं, और विशेष रूप से गर्मी में और बरसात के दिनों में हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। तो अब ऐसे में हमको हल्का जो है सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। अब जहाँ तक बात आपने की प्याज की, तो प्याज एक तो सबसे पहले अगर उसको आप खाने में लेंगे, जैसे घी में तल के लेंगे, तो वो बात का शमन करता है, और इन दिनों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है विशेष रूप से, तो वो ऐसे काम करता है। दूसरा, अगर आपको जैसे हीट स्ट्रोक हो गया है, लू आपको लग गई है, तो हम उसका पेस्ट बनाकर। डॉक्टर मीना, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते डॉक्टर, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। मेरी एज 61 प्लस है और वेट मेरा 28 kg है। मैं आयुर्वेद में ही इंटरेस्ट रखती हूँ और मेरी दवाई भी मैं आयुर्वेद की ले रही हूँ। मेरे को एक तो ये है कि अभी थोड़ा कुछ दिनों से नाभि से ऊपर छाती का दर्द होता है, और कभी कभी फूल भी जाता है, फूलता है, बैठ जाता है, वैसा होता है। गैस भी बहुत पास हो रही है, कभी कभी जलन भी होती है। और दूसरी बात ये है कि 1 महीना हो गया मेरे को राइट साइड, राइट जो लेग है उसके पंजे में सूजन है, लाल से काला पड़ गया है और पेन भी हो रहा है। क्योंकि ये जब हुआ है उसी रात को मैं 2 व्हीलर पर से आ रही थी, तो मेरा राइट पैर का पंजे की छोटी उंगली है ना। हाँ प्रेरणा जी, मैंने आपका प्रश्न पूरा सुन लिया है। बेसिकली प्रेरणा जी का मानना है, जैसे अपन ने प्याज की बात कर रहे थे कि, और आपने बताया कि प्याज को
अगर एक काट के और वैसे खाओ और एक प्याज को मसाले के अंदर खाओ तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर अगर आप प्याज को घी में भून के खाएंगे वो हाँ बात जी। का समन करेगा, हाँ जी। ठीक है। और विशेष रूप से इस सीज़न में, जो गर्मी के सीज़न में, अगर आप प्याज को वैसे भी यूज करते हैं, कच्चा प्याज जिसको बोलते हैं। कच्चा प्याज, तो वो आपको लू से बचाता है। हाँ, यही मैं चीज़, क्योंकि मेरे को हर समय कन्फ्यूजन लगता है कि प्याज तो मसाले में खाओ तो अलग है और प्याज को कच्चा खाओ तो अलग है। हाँ तो आप मानते हैं कि गर्मी के अंदर जो है प्याज जो है कच्चा ही खाना चाहिए? हाँ, कच्चा खा सकते। तो ये इसके अलावा जो अपन बात कर रहे थे आपकी भाई छाछ राबड़ी की अगर बात करें, और जो कि अपने गांव के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचलन है, वो किस तरीके से फ़ायदा करती है? क्योंकि लोगों का एक रहता है कि गर्मी में निकल रहे हो पानी पीते रहो। जी जी। और मैं जैसे जिस तरीके से अपने फील्ड से अगर बात करता हूँ तो एक्सेसिव प्लेन वाटर इनटेक, केवल पानी 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 गर्मी के अंदर आपको नुकसान भी दे सकता है। पानी पीना है पर इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे अपन बात कर रहे हैं छाछ की या राबड़ी की या कैरी पन्ना की, इस तरह की। क्या आयुर्वेद कहता है इस मामले में? जी, एक तो आप सही कह रहे हैं कि पानी अगर ज़्यादा मात्रा में आप पीते हैं तो उसके साथ में या तो चीनी है या नमक या फिर उसके साथ में सौंफ विशेष रूप से। और हमारे आयुर्वेद में धान्य पंचकवात आता है जो विशेष रूप से गर्मी में लू के टाइम पर वो बचाता है। तो हम पेशेंट को जो भी है उसको ये एडवाइज करते हैं कि आप सौंफ का पानी पिएं या फिर उसमें नमक या चीनी डालकर पिएं, जिससे आप लू से बचें। या फिर आप घर से बाहर निकलते हैं तो गांव में विशेष रूप से छाछ खूब मिल जाती है, छाछ राबड़ी का तो उसका आप सेवन करें। एक आपके सत्तू होता है। हाँ जी। सत्तू सर, मैं ये निवेदन करूं कि सत्तू एक जो अपना जौ होता है उसको अपन भूंजते हैं तो फिर उसके बाद में उसको पीस के सत्तू बनाया जाता है। तो वो बहुत ही गर्मी के दिनों में विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी है। और पहले आज भी बेसिकली जैसे बाड़मेर में है या जैसलमेर में है वहाँ बहुत यूज लेते हैं। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो वो सबसे पहले यही करते हैं कि ठंडे पानी में और सत्तू मिलाया और उसको पी के फिर वो निकलते हैं। मतलब इस मौसम में बेसिकली ठंडी चीज़ों का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे प्रेरणा जी ने सवाल किया था कि उनके पेट में दर्द रहता है और पाँव सूजन, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अपने खान पीन का क्या कितना इम्पोर्टेंट रोल है? वैसे तो सबसे ज़्यादा रोल मैं मानता हूँ कि खाने पीने का ही है। तो इस मौसम के अंदर ऐसा कौन सा खाना खाएं या नहीं खाएं जिससे इस तरीके की तकलीफ ना हो? सर सबसे पहले तो अगर हम खाने को दवा के रूप में खाएंगे, बेसिकली आयुर्वेद और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल जो ये आधुनिकता है, और मैं ये कहूँगा कि आदमी भागे जा रहा है, ये पता नहीं है कि उसकी मंजिल है कहाँ। बिल्कुल सही। और उससे दौड़ में शामिल होने के लिए कहीं हम पिछड़ने जाएं। लेकिन मैं ये निवेदन करूं कि उस आधुनिकता की जो जड़ें हैं ना, उस वृक्ष की भांति है जो नदी के किनारे पर खड़ा है। दूर से तो बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे आप उसके नज़दीक जाएंगे और देखेंगे तो वो जड़ें ऊर्ध्वमुखी नज़र आती हैं जो हवा का हल्का सा भी झोंका सहन नहीं कर सकती। तो ये फास्ट फूड जो है हमारा, ये सारी बीमारी की जड़ है। आपने जैसे अभी प्रेरणा जी का सवाल था, उन्होंने कहा कि मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह आप चाय, विशेष रूप से चाय कॉफ़ी इन दिनों में आप बंद कर, बिल्कुल नहीं पिए। आप हल्का सा नॉर्मल पानी या हल्का सा गुनगुना पानी आप सुबह पिए, 1 गिलास पिए। फिर उसके बाद में आप जो है शौच आदि से निवृत्त होकर आप फ्रेश होकर फिर उसके बाद में अंकुरित धान है वो लीजिए आप। और जैसे मैंने बताया आप तक्र का सेवन करिए। और विशेष रूप से मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूँगा कि दही आप साइड में करें। हाँ, ये क्योंकि जब भी गर्मियाँ आती हैं तो लोग कहते हैं भाई लंच पे तो दही चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि छाछ और दही और दूध इस मौसम के अंदर कौन सी चीज़ बेस्ट है? मेरे हिसाब से छाछ, बाकी आप बताएंगे, पर
दही क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी पूछना चाहूँगा। दही सर ये क्या है, गुरु होता है, भारी होता है, अभिसंधि होता है। हाँ जी। और जो छाछ है वो बहुत ही हल्की होती है, सुपाच्य होती है। दही को पचाने के, विशेष रूप से दही को सर्दी में एडवाइज किया जाता है कि दही आप देखेंगे सही, अगर देखो प्रकृति ने कितना अच्छा तालमेल है सर प्रकृति का, कि आप दही को इस टाइम पर खाएंगे, गर्मी में खाएंगे, इतना टेस्ट नहीं आएगा। और जैसा अगर आप सर्दी में दही को खाएंगे तो वो टेस्टी होगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को भी क्यूरियोसिटी और सबकी रहती है कि आयुर्वेद में तासीर बहुत बोली जाती है कि भी जी। इसकी ये तासीर है, इसकी ये तासीर है। पहली चीज़, तासीर क्या होती है, कितनी तरीके की होती है, और खाने के अंदर इस मौसम में कौन सी तासीर की चीज़ें खानी चाहिए? सर अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं कि हर जो है चीज़ की हम रस गुण वीर विपाक 6 गुण पर आधारित उसकी वो करते हैं कि इसकी तासीर कैसी है, और उसी के आधार पर जो प्रकृति ने, उसी के आधार पर खाने का जो हमारा सारा जो सिस्टम है, जिसको हम यूँ कहें कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, जिसमें सब आ जाता है, आहार विहार हमारा, तो उसी के आधार पर ये कि गर्मी में आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, ये पूरा बहुत ही विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है आयुर्वेद में। और अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो तो खाने से ही होती है। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि इस मौसम के अंदर क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे एक आम कहा जाता है कि आधी रोटी दुगनी सब्जी तिगना पानी चौगना हंसना हंसाना, मतलब खुश रहना आपको स्वस्थ रखता है। पर योग की अगर मैं बात करूं तो योग और आयुर्वेद का किस तरीके से लिंक है, और ख़ास तौर पे इस मौसम में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट भी करे और गर्मी से अपन को बचाए भी? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है योग के बारे में। और मैं जब योग की बात जहाँ आती है तो हमारा थोड़ा सा हमें गर्व भी महसूस होता है कि ये भारत की पहल पर लगभग 150 से ज़्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। और अभी 21 जून को हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और जिसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अब इसके लिए हम सबसे पहले हमको योग के बारे में समझना पड़ेगा कि योग है क्या। योग जीवन का पर्याय है। योग जोड़ता है। अगर मैं हमारे शास्त्रों की बात करूं तो योग को व्यक्तियों के कर्तव्यों में पूर्णता प्राप्त करने के माध्यम से प्राप्त शांति और समता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। योग है कर्मसु कौशलम। और जो दुनिया के सबसे बड़े साइकियाट्रिक काउंसलर हैं, न भूतो न भविष्यति, वो कहते हैं योगस्तु कुरु कर्माणि संगतयत्वा धनंजय। यानी योग स्थिर जागरूकता प्रदान करने और शांति की योग्यता प्रदान करता है। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सब ने ये महसूस किया है कि कोविड महामारी में जब एक तरीके से अनिश्चय, अकेलेपन, इन लक्षणों में बेतहाशा वृद्धि हुई। बिल्कुल। और तब हम योग और मेडिटेशन के माध्यम से एक शांति, आंतरिक शांति को खोजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है कि जो योग है, क्योंकि अपना जो बॉडी का जो होम्योस्टेसिस या जो अंदर का जो इनर एनवायरनमेंट है उसकी बैलेंसिंग, जिसमें टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें सारी जो बैलेंसिंग है या होम्योस्टेसिस जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या बैलेंसिंग हर सिस्टम का, वो योग के अंदर बताया गया है। जैसे एक्सरसाइज की बात आती है कि जब भी कहते हैं भाई सर्दी हो दौड़ लगाओ, बॉडी गर्म होएगी। गर्मी के मौसम के अंदर कहा जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा मत लगाओ, बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट एग्जॉशन भी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं। पर
योग के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे अपने को करने से इनर एनवायरनमेंट या अगर मैं टेम्परेचर कंट्रोल की भी बात करूं वो बेटर हो जाता है? जहाँ तक आपने टेम्परेचर कंट्रोल की बात की, तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा शीतली प्राणायाम के बारे में मैं कहूँगा। हम सुबह सुबह विशेष रूप से शीतली प्राणायाम है जो आपके जो टेम्परेचर है उसको संतुलित करता है। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, और विशेष रूप से आज जहाँ जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि मानसिक शांति, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उसके लिए मेडिटेशन, योग कहते हैं सर, योगा इज़ द जर्नी बिल्कुल ऑफ सही द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। मतलब योगा एक सफ़र है स्वयं से होते हुए स्वयं तक। तो इस सफ़र को हमको अगर आराम से, और जैसा आप सभी जानते हैं कि शांति इस समय में बहुत ज़रूरी है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले, जहाँ आयुर्वेद स्वास्थ्य की बात करता है, तो सबसे पहले वो मानसिक स्वास्थ्य को रखता है। और आज इस जो मैं जिसको हम कह सकते हैं भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है, जिसको आप कह सकते हैं हसल कल्चर, आज आप देखेंगे कि एक और जहाँ हमारी जो जिनको कह सकते हैं हम के लक्ष्यों को पाने के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ने की हमारी जो मानसिक शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए जितनी भी आज की तारीख में डिप्रेशन या साइकेट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं वो लोगों के दिख रहे हैं ज़्यादा, और इरिटेबिलिटी तो हर एक की है। आज अगर अनहैप्पीनेस के अंदर देखें तो अपन बहुत ऊपर है, अनहैप्पी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में अपन बिल्कुल नीचे हैं। उसका ये बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही आपने कि जो योग है, लोग सोचते हैं योग योगासन है, जबकि योग तो बेसिकली जैसे आपने बताया बेसिकली लाइफ स्टाइल है जिसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो स्लीप हो या मेंटल पीस हो या खाना पीना, हर चीज़ इस चीज़ की अगर बात करें। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अपन सजेशन की बात आती है, भाई अपन ने गाँव के अंदर तो सबको बता रखा भाई प्याज खाओ और अपने छाछ राबड़ी लो और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखो और कपड़े भी अच्छी तरीके से पहनो। शहर का व्यक्ति देखो भागती दौड़ती ज़िंदगी में तो रहेगा ही, वो अपन कितना भी कह लो उसकी वर्किंग स्टाइल ये रहेगी। पानी और जो उसके साथ ले जाने के लिए, चाहे वो छाछ हो या कैरी पन्ना हो या ORS की अगर बात करें, तो उसको अगर अपने साथ लेके दोनों चीज़ें साथ में चलते हैं तो डेफिनेटली अपन हाइड्रेटेड रहेंगे और अपना काम भी चलता रहेगा। सरकार इस चीज़ को किस तरीके से प्रमोट करती है कि जो डीप रूटेड लोग बाग है उन तक लू के मौसम में या हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है बिसाइड ORS तो देती है कि भाई जब भी आपके लू लग जाए या उल्टी दस्त हो तो आप ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट सारे सेंटर्स पे मिलता है। आयुर्वेद की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें सेंटर्स पे मिलती है या क्या क्या एक सिस्टम है आपका जो कि पब्लिक तक पहुंचाता है? सर, मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे पूरे राजस्थान में 1958 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, जहां पर योग की आपने बात की, विधिवत रूप से प्रतिदिन योगा करवाया जाता है। मेल और फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आशा ANM के सहयोग से जितने भी ग्रामवासी हैं उनको वहाँ एकत्रित करके, और मौसम से संबंधित, जैसे अभी आपने कहा कि नौतपा चल रहा है, लू का प्रकोप है, तो इसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से हम बचाव कर रख सकते हैं। अगर आप इससे इफ़ेक्टेड हैं तो क्या आपको करना चाहिए। और विशेष रूप से आयुर्वेद में अभी जहाँ हमारी डिस्पेंसरी पर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर धान्य पंचक क्वाथ है और दूसरा मध्यक्वादी क्वाथ है जिसके बहुत ही बेटर रिजल्ट हैं, और अमृत धारा है जो एक रामबाण औषधि है। अगर
आपको पेशेंट बेहोशी की पोजीशन में भी है। सर यहाँ होता क्या है कि थोड़ा सा हीट स्ट्रोक का जब प्रभाव होता है तो तेज़ फीवर हो गया, जैसे आपने बताया कि 104 तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में उसको जी मचलाना है, उल्टी है, दस्त है, और फिर बेहोशी की उसमें भी पहुंच जाता है। तो सिर्फ 8 बूंद जैसे एडल्ट के लिए है सर, इसकी मात्रा बहुत ही मायने रखती है। हाँ जी। अगर ये छोटा बच्चा है तो हम उसकी मात्रा पर, आयुर्वेद में विशेष रूप से मात्रा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि कैसे कितना एडल्ट है, बच्चा है, क्या है, हम उसको पतासे में रख कर भी दे सकते हैं, पानी के साथ में भी पिला सकते हैं। अगर बेहोश है पेशेंट तो वैसे उसको हम ड्रॉप के माध्यम से उसकी जीभ पर, क्योंकि वैसे तो वो लेगा नहीं, हाँ जी, तो उसको जीभ पर हम ड्रॉप के माध्यम से दे सकते हैं। तो उसमें बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही कि एक तो जब भी व्यक्ति की हीट स्ट्रोक, और हीट स्ट्रोक अपन मानते हैं लू लगना आम भाषा में जो कहा जाता है, वो 103-4 डिग्री क्रॉस कर जाता है। साधारण जितने भी बुखार होते हैं 100, 101, 102, पर अगर 104 क्रॉस कर रहा है आपका फीवर, इसका मतलब हीट स्ट्रोक हो गया। और हीट स्ट्रोक एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी, और मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जैसे डॉक्टर मीना ने बताया कि आयुर्वेद के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साधारण रूप में सरकार की तरफ से मिलती हैं, और आप उसकी कुछ बूंदें पर चिकित्सक की देख रेख में, अपने मन से नहीं कि आपने 50 साल के व्यक्ति को दी जो जितनी डोज दी और वो आपने 2 साल के बच्चे को भी वही दे दी, ऐसा नहीं है। आप अपने वहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है या चिकित्सक है, आप उनसे मिलें, पूछें और उसके बाद दवाई दें। पर जब तक आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं व्यक्ति को, हो सकता है कि उसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़े, पर ये दवाइयाँ भी इतनी कारगर हैं कि जो आपको बेहोशी तक, जैसे डॉक्टर मीना ने बताया कि क्योंकि हीट स्ट्रोक के अंदर व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है और वो एक तरीके से मूर्छित स्थिति के अंदर पहुंचता है, तो उसमें आप उपचार दे के अगर लेके जाएंगे तो हो सकता है आप उसको आगे एडमिशन की या ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़े। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर मीना ने कही है वो है बचाव की। कपड़े आप पूरे गर्म, पूरे कवर्ड रहें, लूज़ कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक नहीं पहने। अपने जो प्रचलन है कि छत पे साफा बांध के जाएं और हाइड्रेटेड रखें। डॉक्टर मीना, आप आए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू।